दो गांव वर्सेस 3 शहर की बहुओं का दहेज। अरे वाह, कितनी सुंदर हैं। मेरी तो 5 ही बहुएं। सच में मेरे बेटों की तो किस्मत चमक गई। बहुओं, आ जाओ, अब अपने शुभ कदम मेरे घर में ले आओ। कविता ने आज ही अपने 5 बेटों की शादी की थी। अब उसके घर में बहुओं के गृह प्रवेश की रस्म हो रही थी। कविता की चारों ही बहुओं ने अपने पैरों से कलश गिराया और वो घर के अंदर आ गई। स्वागत है मेरी 5 बहुओं का। अरे, ये बाहर कौन हंस रहा है? माँ जी, आपकी गांव की बहुओं की बदौलत ये हंसी की आवाजें गूंज रही हैं। मेरी गांव की बहुएं? आखिर ऐसा क्या है बाहर? माँ जी, आप खुद ही बाहर जाकर क्यों नहीं देख लेती हो? रोशनी की बात सुनकर कविता कंफ्यूज सी बाहर को आई। बाहर उसकी 5 ही बहुओं का दहेज सजा हुआ था और गांव की बहुओं के दहेज को देखकर सभी हंस रहे थे। क्या बात है? कौन सा तमाशा देख लिया है जो इतनी हंसी आ रही है? अरे वाह कविता जी, आपकी तो दहेज की सोच सभी से अलग निकली। बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। आपके शहर की बहुएं तो अच्छा दहेज लाई हैं, लेकिन गांव की बहुओं का दहेज काबिले तारीफ है। सभी को हंसते हुए देख कविता ने भी अपनी गांव की बहुओं के दहेज के ऊपर को गौर दिया और उसके भी होश उड़ गए। शहर की बहुएं तो दहेज में कूलर, फ्रिज, पंखे, बेड, सोफा वगैरह वगैरह लेकर आई थी, लेकिन गांव की बहुओं का दहेज कुछ अलग ही था। उनके दहेज में 4 गाय, 4 भैंस, साथ में बकरियां, बकरे, सब्जियों के कट्टे, अनाज के बोरे वगैरह थे। ऐसा दहेज आज के दौर में देखना सभी के लिए बहुत ज्यादा ही नया था। ये मेरी गांव की बहुएं क्या उठा लाई हैं? अरे ये मेरा घर है, कोई तबेला नहीं। अरे तो क्या खराबी है मेरी गांव की बहुओं के दहेज में? जहां से वो आई हैं वहां यही सब दिया जाता है, तो वो भी यही लेकर आई हैं। लेकिन बहन, ऐसा दहेज हमारे यहाँ नहीं चलता। तुम्हारी बहुओं ने तो तुम्हारे घर को चिड़ियाघर बना दिया है। घर मेरा है, बहुएं मेरी हैं, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? और अगर आप लोगों ने दहेज देख लिया है तो अब आप जा सकती हैं। कविता ने मीठी छुरी की तरह सभी का मुंह बंद करवा दिया और वो अपने घर के अंदर आ गई। वो दहेज खुद कविता को भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो अंदर आकर अपनी बहुओं को डांटने लगी। बहुओं, चलो माना कि तुम्हारे माँ बाबा तो पुराने जमाने के हैं, लेकिन तुम तो आज का दौर जानती हो। इतना अजीब सा दहेज लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, इस दहेज का क्या अजीब है? क्या हमारे बाबुल से कोनो भूल हो गई? इस तरह का दहेज आज के टाइम में कौन देता है? माँ जी, आप इनको क्यों समझा रही हो? इनको समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों एक ही बराबर हैं। ये गांव की देहाती बहुएं हैं, कुछ नहीं समझेंगी। सही कहा। मैं चाहे जो कह लो, इनको समझ नहीं आएगा। जाओ तुम सभी अब अपने अपने कमरों में चली जाओ, तब तक मैं इस चिड़ियाघर को कहीं पर सेट करती हूँ। कविता की बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं और वहीं दूसरी तरफ कविता ने अपनी गांव की बहुओं के दहेज में आए भैंस बकरियों को भी अपने घर के गार्डन में ही एक तरफ को बांध दिया। हे राम, मर गई। अब इनके चारे पानी का भी ख्याल रखना होगा। मैंने तो गांव से बहुएं लाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। कविता को जानवरों की फिक्र हो रही थी। रात को जब सभी लेट गए तब जानवर आवाज निकालने लगे। अरे, ये भैंस क्यों चिल्ला रही है? मुझे तो आंखें भी बंद करना भारी हो रहा है। अरे चुप हो जा, भैंस की पूंछ कितना भौंकेगी। ऐसे जानवरों के शोर में किसी का भी सोना आसान नहीं था, लेकिन वहीं दोनों गांव की बहुएं भी थीं जिनको इन आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से सो रही थी। ऐसे ही सुबह में, क्या हो गया माँ जी? अब बैठे बैठे काहे झूम रही हो? बेशर्म, तुम्हारी गाय भैंसों ने सारी रात चिल्ला चिल्ला कर सोने ही कहाँ दिया है। सही कहा माँ जी, मेरी भी सारी रात नींद खराब रही है। ना जाने क्या बवाल दहेज दिया है, किसी काम धाम का तो है नहीं और सभी को परेशान बाकी कर दिया। कविता ऐसे ही अपनी बहुओं को डांटने लगी जैसे कि इस सब में उनकी कोई गलती हो, लेकिन बेचारी गांव की बहुओं ने उफ तक नहीं किया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कविता और तीनों शहर की बहुएं गांव की बहुओं को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी। हालांकि घर के सारे कामों वगैरह में गांव की बहुएं ही आगे थी। उनके शरीर तंदुरुस्त थे और साथ में वो काफी एक्टिव भी थी, लेकिन तब भी बस गांव का होने की वजह से और अजीब से दहेज की वजह से उन्हें ताने ही मिलते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन एक अनहोनी हुई। अचानक ही कविता के बेटे कर्ज में आ गए। तुम अचानक ही इतने ज्यादा कर्जदार कैसे बन गए? माँ, हमने काम के लिए काफी लोगों से पैसा लिया हुआ था।
हमें लगा था कि हमारा ये काम अच्छा चलेगा और हम सभी का पैसा सूद समेत लौटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए जिनसे हमने उधार लिया था उन लोगों ने हमसे हमारी फैक्ट्री को छीन लिया। हे भगवान, ये क्या दिन देखने को मिल रही है। घर में 5-5 बहुएं हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में अब क्या होगा। कविता और उसके बेटे घुलने लगे। अचानक ही उन्हें हर चीज से अपनी बर्बादी के ही ख्याल आ रहे थे। लेकिन ऐसे में गांव की बहुएं आगे आईं और बोली, माँ जी, और आप सब ऐसे हार काहे मानते हैं। परमात्मा एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मतलब माँ जी, हम 4 भैंस और 4 ही गाय के मालिक हैं। इतना ही नहीं, 4 बकरी और 4 बकरे भी हैं। तो ये मुंह देखने के लिए थोड़ी है। अब आप गांव की बुद्धि से सोचिए, हम इन 4 गाय भैंस में से 2 गाय और 2 भैंस बेच देंगे। बची 2 गाय और 2 ही भैंस, तो हम इनका दूध काट कर बेचेंगे। और हाँ, इतना ही नहीं, हम बकरी का दूध भी बेचेंगे और आप बकरों को बेच सकते हो। अगर ऐसा किया तो लाखों रुपया हमारे हाथ आएगा, क्योंकि एक ही गाय की कीमत 60,000 रुपए है। जरा सोच कर देखिए, 4 गाय भैंस कितने नोट घर लाएंगी, और साथ ही फिर दूध बेचना अलग। बरखा और नीलम की बात सुनकर सभी घर वालों की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन अभी भी एक चिंता थी। लेकिन दूध को काट कर बेचेगा कौन? आप क्या बेकार की बात की चिंता ले रहे हो। ये तो आपने वही बात कर दी कि बगल में चोरा और शहर में ढिंढोरा। मतलब कि तुम दूध काट कर बेचोगी? बिल्कुल, मैं और नीलम भाभी ये काम संभाल लेंगे। बरखा और नीलम ने जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने गाय और भैंस का दूध काढ़ा और अपने घर के बाहर शहरी बहुओं से लिखवा कर एक बोर्ड टांग दिया। लोग उस बोर्ड को देखकर कविता के यहाँ से गाय भैंस और बकरी का दूध लेने आने लगे। अरे वाह, गांव में तो ऐसा प्योर दूध मिल जाता है, लेकिन शहर में भी अब ये सुविधा होगी, ये नहीं पता था। बहन लाओ, 2 किलो भैंस का गाढ़ा दूध दे दो। अभी लो। शहर में ऐसा प्योर दूध मिलना मुश्किल था, जिसकी वजह से 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही दोनों गांव की बहुओं के बहुत सारे ग्राहक हो गए। कोई गाय का दूध लेकर जाता तो कोई बकरी और भैंस का, और ऐसे ही करते हुए अब उनका काम अच्छा चल चुका था। एक दिन दोनों बहुएं घर के कामों से निपटकर दूध वगैरह बेचकर घर के अंदर आईं। सामने ही कविता खड़ी हुई थी। माँ जी, आप ऐसे क्यों खड़ी हुई हैं? थक गई होगी ना तुम दोनों। क्या हुआ माँ जी को? बहुओं, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा गलत थी। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हें तुम्हारे दहेज के ऊपर ताने दिए, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि गांव या शहर किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। माँ जी ने सही कहा, हम भी अब तुम्हारी इस घर में अहमियत और ज़रूरत को समझ गए हैं। पहले हमें अपने महंगे दहेज पर घमंड था, लेकिन अब पता चला कि वक्त किस तरह चीज़ों की अहमियत बताता है। आप सारा दिन लगी रहती हो, आपकी ही बदौलत हमारा घर चल रहा है। हमें हमारे बुरे बर्ताव के लिए माफ़ कर दीजिए। अरे अरे, आप सभी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ऐसा ही कहा, हम तो बस अपने परिवार की मदद कर रहे हैं और कछु नहीं, हमसे माफी मत मांगिए। नीलम और बरखा की बात सुनकर कविता बहुत खुश हुई। अब कविता जान गई थी कि उसकी गांव की बहुओं की उसकी जिंदगी में क्या जगह है। इन दिनों के बाद कविता या किसी भी बाहर वाले ने गांव की बहुओं का मजाक नहीं बनाया। उन्हीं की बदौलत कविता के बेटों ने अपना नया दूध का कारोबार शुरू किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।